एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे ग्रेविटी के बारे में। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे कि ग्रेविटी की वजह से किस तरीके से सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र हो गए, तारे हो गए, ये किस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में परिक्रमा कर रहे हैं, किस हिसाब से ये टिके हुए हैं, कैसे इनकी चाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया तो पहले हम क्या सोचते थे, पहले हमारी क्या थॉट प्रोसेस थी कि सब कुछ स्थिर है। फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या समझ में आया कि ये धरती को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। ये माने कि ये जो हमारी अर्थ है ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। सारे सूर्य, नक्षत्र, तारे, ग्रह, उपग्रह जितने भी हैं सब इसकी परिक्रमा करते हैं और ये अपनी जगह पे स्थिर है। इस सिद्धांत को क्या कहा गया था? जियोसेंट्रिक। और ये सिद्धांत दिया था टॉलमी ने। ठीक है, इस सिद्धांत के तहत पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। फिर इसके बाद सन 1673 में एक साइंटिस्ट हुए कॉपरनिकस। इन्होंने बोला कि नहीं, धरती क्या है, ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। इन्होंने किसको माना? इन्होंने सूर्य को पूरे ब्रह्मांड का केंद्र माना और बोले कि सूर्य स्थिर है, बाकी सारी चीजें उसकी परिक्रमा करती हैं। इसको कौन सा प्रिंसिपल बोला गया? हीलियोसेंट्रिक। इसमें सूर्य को पूरे ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। ठीक है, लेकिन आज हम जानते हैं कि सूर्य भी स्थिर नहीं है, वो भी परिक्रमा कर रहा है, आकाशगंगा में है। हमारी आकाशगंगा क्या बोला जाता है? मिल्की वे। ठीक है, इसमें एक कोने में सूर्य है। इस पूरे ब्रह्मांड में कई करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, किसी न किसी की। आकाशगंगाएं भी किसी की परिक्रमा कर रही हैं। तो ये परिक्रमा कर कैसे रहे हैं? ठीक है, अगर हम इसको एक सैटेलाइट माने, देखो जैसे पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है, फिर पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य आकाशगंगा के एक हिस्से में है, वो आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, वो भी किसी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमने जैसा गुरुत्व में पढ़ा था, जिस बॉडी का मास जितना अधिक होता है उसका गुरुत्व बल उतना ही अधिक होता है। जैसे चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, पृथ्वी का मास चंद्रमा से काफी ज्यादा है, तो पृथ्वी का गुरुत्व बल चंद्रमा से लगभग 6 गुना ज्यादा है। तो पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है। सूर्य का जो है गुरुत्व बल वो पृथ्वी से 27 गुना ज्यादा है, तो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है। अब आप ये बोल सकते हो कि जब 27 गुना ज्यादा है तो सूर्य की परिक्रमा चंद्रमा क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका जो गुरुत्व रेंज है होता, तो गुरुत्व तो हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटी होती है करोड़ों किलोमीटर तक, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत सीमा तक आकर्षित करती है चीज़ों को। लेकिन क्या होता है कि उसके रास्ते में जब कोई दूसरा ग्रह आ जाएगा जिसका गुरुत्व बल का प्रभाव उस कंपैरेटिवली सूर्य से तो कम है, लेकिन नज़दीक होने की वजह से पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चंद्रमा पर ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ऐसे ही जो इस सूर्य से भी ज़्यादा गुरुत्व वाला है उसकी परिक्रमा सूर्य कर रहा है। तो अब ये परिक्रमा कैसे करते क्यों हैं, कैसे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसके बारे में हमारा क्या है आज का टॉपिक है। तो अब ये देखो, जब कॉपरनिकस ने बताया कि हीलियोसेंट्रिक प्रिंसिपल दिया कि सूर्य की परिक्रमा सब कर रहे हैं, इसके बाद एक साइंटिस्ट आए केपलर, उन्होंने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिया। तो हम अगर किसी एक को पढ़ लें, अगर हम पृथ्वी को केंद्र मान के चंद्रमा का अध्ययन कर लें या सूर्य को केंद्र मान के पृथ्वी और बाकी 9 ग्रहों का अध्ययन कर लें, तो इससे हमें ब्रह्मांड में हर एक चीज का, क्योंकि प्रिंसिपल तो हर जगह वही लागू होते हैं, जो एक छोटा है हम उसको क्या मानते हैं? एक सापेक्ष, उसको हमने मान लिया और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पूरी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो केपलर का ग्रह गति संबंधी एक नियम आया, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन, केपलर का ग्रह गति संबंधी नियम। तो इन्होंने 3 नियम दिए थे। ठीक है, सबसे पहला तो इन्होंने क्या दिया कि
जो ग्रह या उपग्रह होते हैं, जैसे जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, ये सूर्य की परिक्रमा इलिप्टिकल ऑर्बिट में करते हैं। ठीक है, इलिप्टिकल। जैसे देखो ये क्या हुआ, ये हुआ वृत्त, सर्कल हुआ, बिल्कुल केंद्र से किसी भी बिंदु की आप दूरी ले लो, बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, तो ये हुआ। अगर हम इसको थोड़ा सा चपटा कर दें, दबा दें, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एलिप्स, एलिप्स ये हो गया, एलिप्टिकल इसको बोलते हैं। ये क्या हुआ, वृत्त, इसे क्या बोला जाता है, दीर्घवृत्त। तो जितने भी ग्रह या उपग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं, दीर्घवृत्तीय कक्षा में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, वो परिक्रमा करते हैं। तो अब देखो इसका क्या होता है, इसेंट्रिसिटी जो होती है, वृत्त की इसेंट्रिसिटी, वृत्त की इसेंट्रिसिटी, इसको क्या बोला जाता है, ई, कैपिटल ई इक्वल्स टू 0 होती है। जबकि दीर्घवृत्त की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये होती है 0 to 1, 0 से ज्यादा होती है और 1 से कम होती है, 1 तक होती है। ठीक है, अगर इसेंट्रिसिटी 0 हो गई तब तो ये वृत्त हुआ। इसेंट्रिसिटी जैसे ही 0 से ज्यादा होती है, ये क्या हो जाता है, दीर्घवृत्त हो जाता है। और कहां तक इसकी रेंज होती है, एलिप्स की, 1 तक। अगर 1 से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस हुआ तो क्या हो जाएगा, ये पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये पैराबोला हो जाएगा। अब आप देखो, जो वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र एक होता है, जबकि दीर्घवृत्त के क्या होते हैं, 2 फोकस पॉइंट होते हैं। इसके फोकस पॉइंट क्या होते हैं, एक F1 हुआ, एक F2 हुआ, इसके 2 फोकस पॉइंट होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्चुअल में जो पहला नियम था वो ये था कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा केपलर का जो ग्रह गति संबंधी दूसरा नियम था वो ये था कि जब कोई ग्रह सूर्य के पास होता है, उन्होंने सूर्य को प्रिंसिपल मान के दिया था, तो उन्होंने क्या बोला, जब कोई ग्रह सूर्य के पास होता है तो उसकी गति ज्यादा होती है, और जब सूर्य से दूर होता है तो उसकी गति क्या होती है, कम होती है। चलो हम यहां पे मान लेते हैं, ये हो गया सूर्य, ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक है, ये हुआ सन। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसको केंद्र माने और ये ले लें, ये हुआ, इसको ले लो आप A और ये हुआ B हुआ, ये सूर्य का केंद्र क्या हुआ, O हुआ। पृथ्वी इसकी परिक्रमा इलिप्टिकल वे में करती है, तो कभी सूर्य से दूर होगी, कभी सूर्य के पास होगी। और ये एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, C एंड D। ठीक है, तो क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि समान समय में समान क्षेत्रफल कवर किया जाता है। जब कोई ग्रह किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है, सपोज कर लो पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तो वो समान समय में समान क्षेत्रफल को कवर करती है। अगर हम इसको मान लें एरिया ऑफ AOB, क्या हुआ, एरिया ऑफ AOB इक्वल्स टू एरिया ऑफ COD। ठीक है, ये जो एरिया होगी और ये एरिया होगी, ये समान समय में इक्वल होगी। अगर ये यहां से यहां तक ये कवर करने में T1 टाइम लगा और इसे कवर करने में भी T1 टाइम लगा, इन दोनों को कवर करने में अगर इक्वल टाइम लगा है तो क्या होता है, ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये दूर था तो ये देखो ये ज्यादा बड़ा बन रहा है, ज्यादा एरिया बन रहा है, तो यहां पे ये धीरे चलेगा, इसकी चाल धीरे हो जाएगी, क्योंकि इसको कम एरिया कवर करना है, रास्ता कम करना है, तब तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा। और उतने ही समय में जब ये सूर्य के पास होगा तो ये ज्यादा तेजी से चलेगा। ठीक
ठीक है। तो मतलब जो हो इलिप्टिकल में जब ग्रह किसी सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता है तो समान समय में वो समान क्षेत्रफल कवर करता है, ठीक है। फिर आते हैं तीसरा, केपलर का जो थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ में ये बोलते हैं ये कि ये समझ लो कि ये क्या हो गया, इलिप्टिकल हो गया। यहाँ पे अर्थ परिक्रमा कर रही है, ये हमारी अर्थ हुई, ये हमारा हुआ सन, ठीक है। और ये क्या हुआ, इसके इलिप्स के दो केंद्र होते हैं, दो फोकस पॉइंट होते हैं। तो एक ये हुआ और दूसरा क्या हुआ, ये हुआ। हम इसको नहीं लेते, किसी एक को भी ले लो, जहां पे सूर्य है वहां से हम ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, R1 ले लो और यहां से यहां तक की दूरी क्या ले लो, R2, ठीक है। और इसको पूरा करने में, ये अर्थ को पूरा करने में जो T टाइम लगता है, कितना, जो T टाइम लगता है वो क्या होता है, जो इसका टाइम पीरियड होता है, ये T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 क्यूब होता है, ठीक है। R2 क्या होती है, मेजर एक्सिस, ये होता है माइनर एक्सिस, छोटा जो है, और ये जो है R2 ये क्या है, मेजर एक्सिस। तो जो इसका आवर्तकाल होता है, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है, वो क्या होता है, उसकी मेजर एक्सिस के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है इनकी गति का तीसरा नियम। इसमें से क्या होता है कि जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक होगा वो उतनी जल्दी उसकी परिक्रमा कर लेगा, क्योंकि क्या होगा, अगर सूर्य के नजदीक होगा तो वह नजदीक से कक्षा बनाएगा और उसकी जो मेजर एक्सिस होगी वो कम होगी। इसीलिए सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, मरकरी है, बुध है। तो सबसे कम समय लगता है उसे सूर्य की परिक्रमा करने में। सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है, तो नेपच्यून को सबसे ज़्यादा समय लगता है। अगर हम अपनी पृथ्वी से कंपेयर करें तो नेपच्यून को एक चक्कर पूरा लगाने में 188 वर्ष लगते हैं सूर्य का, ठीक है। तो ये था इनका ग्रह की गति संबंधी तीसरा नियम। तो पहला नियम क्या था, केपलर की गति संबंधी पहला नियम क्या था कि कोई भी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या था कि जो ग्रह जितना पास होगा, जब वो इलिप्टिकल मार्ग पे क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, तो जब वो सूर्य के नजदीक जाएगा तो उसकी गति बढ़ जाएगी, और जब उससे दूर होगा तो उसकी गति क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ये भी हुआ कि समान समय में समान क्षेत्रफल कवर किया जाता है। और तीसरा क्या हुआ, जो वो जिस ऑर्बिट में ग्रह परिक्रमा कर रहा है उस ऑर्बिट की इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, उसमें दो एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस। तो आवर्तकाल का जो वर्ग होता है वो मेजर एक्सिस के घन के समानुपाती होता है, ठीक है। तो जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होगा उसे एक चक्कर पूरा करने में उतना कम समय लगेगा। अब देखो क्या होता है, जैसे हमारे पृथ्वी का एक सैटेलाइट क्या है, चंद्रमा है, उपग्रह है, ठीक है। ऐसे ही मंगल के 2 उपग्रह हैं। सूर्य के कितने उपग्रह हुए, अब हमने क्या बोला, ग्रह, पृथ्वी, चंद्र, पृथ्वी को, बुध को हमने ग्रह बोला, तो इनकी परिक्रमा करने वालों क्या बोल दिया, उपग्रह बोला। अगर हम सूर्य को एक ग्रह माने तो ये सारे ग्रह क्या हो गए, उपग्रह हो जाएंगे। अगर हम आकाश गंगा को ही एक ग्रह माने, पूरा सौर मंडल का एक परिवार जो उसका होगा उसको हम ग्रह मानेंगे, तो ये सारे सूर्य उपग्रह हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे होते हैं। तो सबसे पहले देखो सैटेलाइट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सैटेलाइट का। सैटेलाइट मतलब उपग्रह। उपग्रह कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक, और एक होते हैं आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, ठीक है। तो प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं,
जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। अब चंद्रमा बना कैसे, कई सारी थ्योरी हैं इसके बारे में। यह कहा जाता है करोड़ों अरबों साल पहले जब पृथ्वी बनी एक तरल अवस्था में थी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत थी, कोई एक क्षुद्र ग्रह आके पृथ्वी से टकराया, ठीक है। टकराने के बाद क्या हुआ कि जब लिक्विड, जैसे कीचड़ होता है, लिक्विड होता है, जब हम लिक्विड में कोई चीज़ डालते हैं तो पानी उसमें से बाहर निकलता है। तो जब पृथ्वी तरल अवस्था में थी तो कोई ग्रह जो टकराया आके ब्रह्मांड से कहीं से ही स्वतंत्र रूप से, तो क्या हुआ, इसमें से कुछ लिक्विड बाहर निकला, वो दूर होके कंडेंस्ड होके क्या हुआ, एक ग्रह, एक उपग्रह बन गया, छोटा सा चंद्रमा हुआ। अब हम ऐसा संरचना के आधार पर ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ था, क्योंकि दोनों की संरचनाएं लगभग एक जैसी हैं, पृथ्वी और चंद्रमा की, ठीक है। अब वो ग्रह जब पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी को झटका लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुक गई। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, ठीक है। दूसरा कारण इसका यह भी हो सकता है कि चंद्रमा को जो गुरुत्व बल कम तो है पृथ्वी से, 1/6 है चंद्रमा का गुरुत्व बल, लेकिन वो अपनी ओर तो आकर्षित करेगा, तो उसने पृथ्वी को अपनी ओर थोड़ा सा खींच लिया है। गुरुत्व बल की वजह से पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है। तो मूल बात यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो नेचुरल ग्रह वगैरह के बारे में हम जियोग्राफी के टाइम पे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, ह्यूमन ने जैसे जैसे डेवलप किया तो उसे कम्युनिकेशन के लिए, वेदर फॉरकास्ट के लिए, स्पाई करने के लिए, पढ़ाई लिखाई की स्टडी करने के लिए, और भी कई पर्पज से अंतरिक्ष अनुसंधान करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ी। तो हमने क्या किया, अपने कई सारे सैटेलाइट्स को ऊपर लगाया, अंतरिक्ष में हमने स्थापित किया गुरुत्व बल के अधीन। तो अब वो पृथ्वी से ऊंचाई के हिसाब से जितने उपग्रह होते हैं इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट, इसको क्या बोला जाता है, LEO, ठीक है। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होते हैं, 180 किलोमीटर से लेके 20,000 किलोमीटर तक, ठीक है। 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक अगर ये ग्रह है, 1 मिनट कंफर्म कर, 2,000 किलोमीटर, ठीक है। पृथ्वी की सतह से 180 किलोमीटर ऊपर से लेके 2,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जितने उपग्रह होते हैं स्थापित किए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स की संख्या इसी में है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट सबसे ज़्यादा किसमें, इसी ऑर्बिट में रखे गए हैं, ठीक है। दूसरा आता है, हाँ एक चीज और याद रखना, इसी में ISS भी है 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ISS का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ पे है, लो अर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है। फिर दूसरा आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट, MEO, इसकी ऊंचाई कहाँ होती है, 2,000 किलोमीटर से लेके 36,000 किलोमीटर तक। पृथ्वी की सतह से 2,000 किलोमीटर के ऊपर और 36,000 किलोमीटर तक जितने रखे जाते हैं ये पूरे क्या होते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। एक्चुअली 36,000 नहीं, ये 35,000 कितना है, 1 मिनट इसका, 35,786, 35,786 किलोमीटर तक अप्रॉक्स, इसको 36 बोल सकते हो। इसके ऊपर जितने भी उपग्रह होते हैं, जितने भी उपग्रह इसके ऊपर रखे जाते हैं वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट। हाई अर्थ ऑर्बिट में HEO 36,000 किलोमीटर से ज्यादा,
ठीक है। तो ये पूरे क्या होते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट। जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं और फॉरकास्ट संबंधी होते हैं, वेदर फॉरकास्ट, मौसम विज्ञान संबंधी जितने भी सैटेलाइट होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, यहाँ पे होते हैं। ठीक है, चलो अब ये तो था ऑर्बिट के बेस पे सैटेलाइट्स को। अब उनकी स्थिति के आधार पर भी सैटेलाइट को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला क्या होता है, जियोसिंक्रोनस। जियोसिंक्रोनस, जियोसिंक्रोनस मतलब क्या हुआ, तुल्यकाली, तुल्यकाली उपग्रह। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने टाइम में करती है, 23 घंटा 23 आवर 56 मिनट एंड 44 सेकेंड। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना लगता है, 23 आवर 56 मिनट एंड 44 सेकेंड। तो ऐसे उपग्रह जो इतने ही समय में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तुल्यकाली उपग्रह या जियोसिंक्रोनस उपग्रह। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, ये पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो ये किस में आएंगे, हाई अर्थ ऑर्बिट में आएंगे। ठीक है, तो ये था जियोसिंक्रोनस। दूसरा क्या आता है, जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी या इसको क्या बोला जाता है, पार्किंग। ठीक है, जियो स्टेशनरी या पार्किंग, इसको भूस्थायी उपग्रह, भूस्थायी उपग्रह। पार्किंग क्यों बोला जाता है, जब आप पार्क करते हो किसी चीज को तो वो कहाँ पे रहती है, वहीं पे स्थिर रहती है। ये जो होते हैं जियो स्टेशनरी उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, ये क्या होते हैं, एक तरीके से पार्क किए जाते हैं। ये हमेशा पृथ्वी के सापेक्ष अगर आप देखोगे, पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है, ठीक है, जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है ये भी बस ऐसे ही घूम रहे हैं, पृथ्वी के साथ ही परिक्रमा कर रहे हैं। तो हमें एक बिंदु पे ये हमेशा स्थिर दिखते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बना, रिलेटिव मोशन में मैंने आपको बताया था कि आप भी साइकिल चला रहे हो, एक साथ वाला भी साइकिल चला रहा है, दोनों लोग बराबर समान गति से चल रहे हो, तो एक दूसरे के सापेक्ष दोनों कैसे हो, स्थिर हो। वैसे ही क्या होते हैं, ये जो भूस्थायी उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी के सापेक्ष हमेशा क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है, ये भी 36,000 की हाइट पे रखे जाते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है कम्युनिकेशन में, शॉर्ट टर्म वेदर फॉरकास्ट में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा आता है पोलर आर्टिफिशियल, पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट, पोलर का मतलब क्या हुआ, ध्रुवीय, ध्रुवीय उपग्रह। ये कहाँ पे लगाए जाते हैं, ध्रुवों पे ये होते हैं। जैसे आपको क्या बोला जाता है, ध्रुव तारा हमेशा क्यों स्थिर होता है, क्योंकि वो पृथ्वी के नॉर्थ पोल के एक्सिस पे है, तो वो वहीं पे हमेशा स्थिर दिखता है। तो ये भी वहाँ पे लगाए जाते हैं। और ये 880 किलोमीटर अप्रॉक्स इनकी जो हाइट होती है वो सतह से 880 किलोमीटर के लगभग होती है। ठीक है, स्पाई जासूसी वाले जितने उपग्रह होते हैं वो पोलर सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म वेदर फॉरकास्ट जो अध्ययन के लिए कौन से इनका प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जियो स्टेशनरी का। ठीक है, तो अब उपग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं।
परिक्रमा करते कैसे हैं, किस गति से करते हैं, इसको क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षीय वेग। कक्षीय वेग मतलब किसी भी उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए कितने वेग की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसे vo से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये होता कैसे है आप ये देखो। सपोज करो ये हो गई आपकी अर्थ। ठीक है, ये अर्थ का केंद्र बिंदु हो गया। यहां पे इस ऑर्बिट में कोई उपग्रह स्थापित किया गया है, ये हुआ। अब इसकी अर्थ की सरफेस से जो हाइट होगी इसको क्या बोला जाता है? h। और इसके केंद्र से, सेंटर से जो सतह की दूरी है ये क्या होती है? r e, रेडियस ऑफ अर्थ। तो हम जो इसकी हाइट देखते हैं वो कहां से देखेंगे? केंद्र से अभी। ठीक है, तो कैपिटल R क्या हो जाएगा? h प्लस आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस कितनी होती है? लगभग अर्थ की जो रेडियस होती है 6400 किलोमीटर होती है। जो आर ई होती है, रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब यहां पे कोई सैटेलाइट है तो उसका मास होगा, कुछ ना कुछ तो वजन होगा। तो ये क्या हुआ? मास ऑफ सैटेलाइट हुआ। अब क्या होगा? ये घूम रहा है तो इसकी एक वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, और इस वेलोसिटी को v0 वेलोसिटी से ये घूम रहा है, vo वेलोसिटी से। अब ये अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। जैसे हम धागे में बांध के किसी पत्थर को घुमाते हैं तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है? वो बाहर की तरफ जाना चाहता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक लगाता है। वो क्या लगाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और अर्थ इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है गुरुत्व बल से। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं वेलोसिटी के। और जो होता है वो उसको वेलोसिटी से वो घूम रहा है, बाहर जाना चाहता है, लेकिन अर्थ उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो वो वहीं पे डायरेक्शन उसकी बदलती रहती है। ठीक है, तो ये जो होता है, अब यहां पे देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? ग्रेविटी फोर्स के इक्वल हो जाएगा। जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसके? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? ms इंटू वी स्क्वायर अपॉन, देखो ms क्या हुआ? मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का जो मास हुआ। vo क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट या ऑर्बिटल वेलोसिटी इसको बोल सकते हो। इसका स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? ये r, दूरी, जो दूरी है। फिर इसके बाद जो ग्रेविटेशनल वेलोसिटी होती है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ये क्या होता है? ये होता है g, मास ऑफ अर्थ इनटू क्या हो जाएगा? ये मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक आर से एक आर कैंसिल, मास ऑफ सैटेलाइट से मास ऑफ सैटेलाइट कैंसिल। तो वेलोसिटी क्या आई? वेलोसिटी का स्क्वायर क्या आया? जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर। केंद्र से सैटेलाइट कितनी दूरी पर है और अर्थ का जो मास होता है, और ये क्या हुआ? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हुआ। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो सैटेलाइट के वेट पे या उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही कक्षा में जितने भी सैटेलाइट परिक्रमा कर रहे हैं पृथ्वी की, तो चाहे उनका वजन कुछ भी हो, लेकिन उनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? सेम होगी।
ये हो जाएगा रूट जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर। ठीक है। अब जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, ये तो हमने देख लिया। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमने देखा था आर ई प्लस एच, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6400 किलोमीटर प्लस एच हो जाएगा ये आर। फिर इसके बाद कैपिटल जी क्या होता है 6 × 6 7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद मास ऑफ अर्थ कितना होता है, जो अर्थ का मास होता है ये कितना होता है, ये होता है 5.98 × 10⁻74 kg। ये होता है अर्थ का मास। ठीक है। तो कोई भी सैटेलाइट जिस पिंड के, जैसे सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं तो उनका वजन कितना है इस पर वो डिपेंड नहीं करते। उनकी जो ऑर्बिट वेलोसिटी है वो उनके मास पे डिपेंड नहीं करती है। किस पर डिपेंड करती है, कितनी दूरी पे हैं, जिस ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं उसका वजन क्या है, उस पर डिपेंड करता है, सिर्फ दो चीज़ों पर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हुआ, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू तो कभी बदलती है नहीं। लेकिन हमने कुछ और भी पढ़ा था, आ जाओ इसके बारे में देखते हैं। हमने क्या देखा था कि जो जी होता है, क्या होता है जी की वैल्यू, जी की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो अगर हम यहां पे क्या करें, एक आर का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर दें, जी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कैपिटल जी एम अपॉन आर। अगर हम ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें, अगर ये वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये V0 इक्वल्स टू रूट ऑफ जी आर। ठीक है। तो ये एक तो हमें मिला था, ये दूसरा निष्कर्ष हमें मिलता है। और अगर हम यहां से r कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये g अपॉन आर अंडर रूट में। ठीक है। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण चीज है। इसको क्या है कि ध्यान रखना कि जो सैटेलाइट किसी ग्रह उपग्रह की परिक्रमा कर रहा है तो किन चीज़ों पर निर्भर करता है, उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी एक तो डिपेंड करती है कि वो उस ग्रह से कितनी डिस्टेंस पे है और जिस पिंड की वो परिक्रमा कर रहा है उसका मास कितना है। अगर दूरी बढ़ेगी तो क्या होगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी। और परिक्रमा करने वाले जिस चीज़ की परिक्रमा कर रहा है उसका मास अगर बढ़ेगा तो ग्रेविटी बढ़ेगी, और ग्रेविटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब आते हैं, एक और पॉइंट आता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ये होता है पलायन वेग। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पलायन वेग। मतलब कि जैसे अगर सपोज करो कि पृथ्वी की एक ग्रेविटी है जो किसी भी पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, लेकिन इसकी एक सीमा है, बल तो अनंत लगेगा, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अनंत दूरी तक काम करेगा, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि कहाँ तक होगा, किस लिमिट तक कि उसे वापस खींच लाएगी वो। उसके बाहर अगर उसके बैरियर से ऊपर चला गया तो लगेगा, लेकिन छीण लगेगा, वो फिर पृथ्वी उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी।
ठीक है। तो जो वो गति, अगर आप किसी भी पिंड को, कोई एक पत्थर आप बाहर फेंको, ऊपर की ओर फेंको, तो क्या करती है, जितना आपका बल लगा वहां तक वो जाता है। फिर इसके बाद क्या करता है, जब आपका बल शून्य हुआ, निगेटिव बल पृथ्वी लगा रही है, जो गुरुत्व बल है वो क्या कर रहा है, निगेटिव काम कर रहा है, वो उसको अपनी ओर खींचेगा। फिर जब दोनों शून्य हो जाएंगे तो वो आ जाएगा उसका पीक पॉइंट। जब आपका बल प्लस में, आपके द्वारा लगाया गया बल और पृथ्वी का जो बल है गुरुत्व बल, वो दोनों जब इक्वल हो गए तो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट में हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो आप कितनी गति से फेंको, किस पावर के साथ किसी पत्थर को आप फेंको कि वो फिर वापस धरती पे लौट के ही ना आए, तो वो जो गति होती है उसको क्या बोला जाता है, एस्केप वेलोसिटी। एक निश्चित है, अगर उससे ऊपर आप फेंकोगे तो वो चीज दोबारा लौट के पृथ्वी पे नहीं आएगी। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वह न्यूनतम वेग जो किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बाहर निकलने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। जैसे किसी पिंड को आप सैटेलाइट का कोई भी पत्थर धरती से फेंक रहे हो, तो उस पत्थर का वह न्यूनतम वेग जो इतना हो कि उसके बाद वो वापस पृथ्वी तक न लौटे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से वो बाहर निकल जाए। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी से चलना शुरू करेगी तो क्या होगा, उसका एक काइनेटिक एनर्जी होगी और एक उसकी होगी पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसके बाद जब वो जाएगा, कहीं भी जाएगा, मान लो कि अनंत में बैरियर को तोड़ के चला जाता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब जब वो अनंत में चला गया तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, तो ये हो जाएगी पूरी की पूरी जीरो। तो होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो गया ये 0। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी, धरती उसको अपनी ओर वापस खींच रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव काम करेगा। जो यहां से आपने काइनेटिक एनर्जी लगा के उसको फेंका है, उसके अपोज में धरती का जो बल होगा काम करेगा, गुरुत्व बल। ये क्या होता है, G m अपॉन क्या हो जाएगा, ये R। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपने फेंका है, R डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा, 1/2 mv² इक्वल्स टू m/r। ये m से ये m कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v² इक्वल्स टू 2gm/r। और इसी को क्या बोला जाता है, एस्केप वेलोसिटी। मतलब जो एस्केप वेलोसिटी होती है, जो पत्थर आपका बैरियर तोड़ के जा रहा है या जिसको आप भेजना चाहते हो गुरुत्व के बाहर, उसके मास से कोई लेना देना नहीं है। उसका मास कम है या ज़्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। यही इसी v को क्या बोला जाता है, एस्केप वेलोसिटी। ve इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2gm/r, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है। तो अब ये क्या हो जाता है, ठीक है। अब देखो, अभी हमने क्या देखा था कि v0 क्या होता है, जो एस्केप, अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, आपको कैपिटल G का भी पता है, M का भी पता है, R, अगर सरफेस पे कोई वस्तु रखी है सरफेस पे, तो उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी।
तो ये आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप किसी वस्तु को धरती के सरफेस से, अर्थ के सरफेस पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से बाहर ऊपर की ओर फेंकोगे तो वो धरती का जो पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल एरिया है, उससे बाहर चला जाएगा। धरती उसको वापस नहीं खींच पाएगी। ठीक है, अब हमने इसको देखा था तो ये v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2rg, √2rg। पिछले इक्वेशन में ही हमने देखा था ये। तो आप v को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √rg। ये क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, अगर उसको हम √2 टाइम्स बढ़ा दें, कोई भी ग्रह अगर उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी। वो आपका सैटेलाइट पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर निकल जाएगा। अर्थ के √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी को, ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम कितने से इंक्रीज कर दें, 41% से इंक्रीज कर दें, तो भी क्या होगा, कोई भी सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, फिर वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से √2 टाइम्स ज़्यादा होती है। यानी किसी भी, जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट धरती की परिक्रमा कर रहे हैं, अगर उनकी वेलोसिटी को √2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो वो अपनी कक्षा से बाहर निकल जाएंगे, पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर निकल जाएंगे। या उनकी स्पीड को 41% इंक्रीज कर दिया जाए तो भी वो इसके गुरुत्व रेंज से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये लगेगा कि भाई कोई उपग्रह क्या है कि परिक्रमा कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कुछ है। अभी हमने आपको क्या बताया था, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है इसके वेलोसिटी, लेकिन 11.2 किलोमीटर कहाँ से होती, अर्थ की सरफेस से। जैसे जैसे आप ऊंचाई बढ़ाते जाओगे वो स्पीड कम होती जाएगी। जो सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ से काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए इनके लिए जो इसके वेलोसिटी आएगी वो कम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो किसने लॉन्च किया था, रूस ने। सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था, रूस ने। क्या नाम था उसका, स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, कब लॉन्च किया था, 4 अक्टूबर 1952, 4 अक्टूबर 1952, स्पुतनिक फर्स्ट। और भारत के द्वारा सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट। ठीक है, तो ये था सैटेलाइट से रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, वर्क की। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।